सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 13 मुहावरे। पाठ 3 संयुक्त व्यंजन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1 दोहराई। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 13 मुहावरे, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इडियम्स कहते हैं, तथा पाठ 3 संयुक्त व्यंजन, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स कहते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ 13 मुहावरे की दोहराई की शुरुआत करते हैं। अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कभी-कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा अधिक सुंदर बन जाती है। एक बार फिर से दोहराते हैं। अपनी बात को अधिक प्रभावशाली, अगर आपको अपनी बात दूसरों को बतानी है, दूसरों के सामने प्रकट करनी है, तो उसको और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कभी-कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो कभी-कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने पर जो भाषा है वो अधिक सुंदर बन जाती है। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है, और विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। ध्यान रखिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। नंबर 2, मुहावरों का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए होता है। एक बार फिर से दोहराते हैं कि मुहावरे करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। नंबर 2, मुहावरों का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए होता है। आगे देखिए, मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं किए जा सकते। एक बार फिर से दोहराते हैं। मुहावरों में प्रयुक्त, जो मुहावरों में प्रयुक्त शब्द है, उनके स्थान पर हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। मुहावरों के अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग देखिए। अब हम मुहावरों के अर्थ तथा उनका वाक्य प्रयोग जानेंगे। नंबर 1, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। वाक्य, अपना गृह कार्य करने में अगर मगर नहीं करना चाहिए। फिर से दोहराते हैं। नंबर 1, अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ है टाल मटोल करना। यह आपका मुहावरा है और यह मुहावरे का विशेष अर्थ है, टाल मटोल करना। और अब हम इसका वाक्य जानेंगे। अपना गृह कार्य करने में अगर मगर नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना गृह कार्य करने में टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, गुदड़ी का लाल।
का अर्थ है छिपा हुआ गुणी। वाक्य, लाल बहादुर शास्त्री तो गुदड़ी के लाल थे। नंबर 3, घुटने टेकना का अर्थ है हार मान लेना। वाक्य, शत्रु ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 2, गुदड़ी का लाल, छिपा हुआ गुणी। तो इसके ऊपर हमने वाक्य बनाया, लाल बहादुर शास्त्री तो गुदड़ी के लाल थे। नंबर 3, घुटने टेकना, हार मान लेना। वाक्य, शत्रु ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। नंबर 4, नाक में दम करना का अर्थ है बहुत परेशान करना। वाक्य, आजकल कोरोना ने सबकी नाक में दम कर रखा है। नंबर 5, नाक कटवाना, बेइज्जती करना। वाक्य, उसने चोरी करके अपने माता पिता की नाक कटवा दी। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 4, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। वाक्य, आजकल कोरोना ने सबकी नाक में दम कर रखा है। नंबर 5, नाक कटवाना, बेइज्जती करना। वाक्य, उसने चोरी करके अपने माता पिता की नाक कटवा दी। कुछ और मुहावरे तथा उनके अर्थ देखिए। जैसे नंबर 1, अंगारों पर पैर रखना का अर्थ है खतरा मोल लेना। नंबर 2, आकाश से बातें करना का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। नंबर 3, कान भरना का अर्थ है चुगली करना। एक बार फिर से दोहराते हैं। कुछ और मुहावरे तथा उनके अर्थ देखिए। जैसे नंबर 1, अंगारों पर पैर रखना का अर्थ है खतरा मोल लेना। नंबर 2, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। नंबर 3, कान भरना, चुगली करना। नंबर 4, कान खड़े होना का अर्थ है चौकन्ना रहना। नंबर 5, खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है परिश्रम का बहुत कम फल मिलना। नंबर 6, टांग अड़ाना का अर्थ है अड़चन डालना। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 4, कान खड़े होना, चौकन्ना रहना। नंबर 5, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम का बहुत कम फल मिलना। नंबर 6, टांग अड़ाना, अड़चन डालना। टांग अड़ाना, अड़चन डालना। हमने सीखा, तो इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा? कुछ वाक्यांश विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। और क्या सीखा? विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। एक बार फिर से जानते हैं कि हमने पाठ 13 मुहावरे से क्या क्या सीखा। हमने सीखा कुछ वाक्यांश विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं, और यह सीखा विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। अब हम पाठ 3 संयुक्त व्यंजन की दोहराई करेंगे। किसी शब्द में एक साथ
साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। किसी शब्द में एक साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के उदाहरण। आधा च जमा में छ मिलकर बना चच, जैसे अच्छा मच्छर। आधा न जमा में य मिलकर बना न्य, अन्य न्याय। आधा त जमा में थ मिलकर बना तथ, पत्थर और कत्था। एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के उदाहरण। आधा च जमा में छ, ये दोनों क्या है? व्यंजन है। जब हम आधा च जमा में छ मिलकर जोड़ेंगे तो बनेगा चच। तो हमें इससे शब्द बनाने हैं जिसके बीच में ये दोनों संयुक्त व्यंजन वाले शब्द इकट्ठे जुड़े हुए हो, जैसे कि अच्छा। हम इसमें आधा च और छ को अलग अलग नहीं करेंगे, इन दोनों को एक साथ ही जोड़ेंगे, जैसे कि अच्छा। मच्छर, इसमें भी आधा च और छ साथ ही जुड़े हुए हैं। आधा न और य मिलकर बना न्य, तो इससे आपने शब्द बनाया अन्य और न्याय, अन्य और अन्याय। आधा त जमा में थ मिलकर बना थ, तथ, तो इससे शब्द बना पत्थर और कथा, पत्थर और कथा। अब हम करेंगे द्वित्व व्यंजन। कभी कभी कुछ समान व्यंजन भी मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, जैसे इस चित्र को देखिए, यह किसका चित्र है? यह एक रस्सी का चित्र है। तो अब हम देखते हैं कि रस्सी शब्द किन स्वर और व्यंजनों से बना। तो चलिए जानते हैं। आधा र जमा में अ जमा आधा स जमा आधा स जमा में ई मिलकर बन गया रस्सी। आधा र, जैसे कि आप यहाँ पर दे रखे हैं र, तो आधा र के साथ मैंने जोड़ा अ, मिलकर बना र, क्योंकि इस व्यंजन के पीछे कोई भी मात्रा नहीं है। जब किसी भी व्यंजन के साथ कोई भी मात्रा नहीं लगी होती तो हम उसके साथ अ स्वर को जोड़ते हैं और उस व्यंजन को आधा कर देते हैं। जैसे आधा र जमा में अ मिलकर बना र। जमा आधा स, यहाँ पर तो आधा स ही है तो हम इसको आधा स ही बनाएंगे। स हलंत का मतलब होता है आधा स। अगर हम इसके पीछे कोई भी स्वर जोड़ेंगे तो वह पूरा बन जाएगा, इसलिए हम इसके पीछे अ स्वर नहीं जोड़ेंगे, इसको आधा स ही रखेंगे। जमा आधा स, जमा इस पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। आधा स के साथ हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो इससे शब्द बन गया रस्सी। इस चित्र को देखिए, यह किसका चित्र है? पत्ता का चित्र है। तो जानते हैं पत्ता शब्द कैसे बना। आधा प जमा अ जमा आधा त जमा आधा त जमा में आ मिलकर बना पत्ता। इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। आप देखिए पत्ता शब्द कैसे बना। प, यहाँ पर आपको दे रखा प व्यंजन। अगर हम आधा प जमा में अ मिलकर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प।
आधा त, देखो ये क्या बना हुआ है, आधा त, उसके बाद क्या है, पूरा त। तो आधा त को हम वैसे का वैसे रखेंगे, जमा आधा त, उसके साथ कौन सी आपको मात्रा दे रखी है, आ। आधा त जमा में आ मिलकर बना ता, तो इससे शब्द बना पत्ता। इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। परंपरागत संयुक्त व्यंजन, तो चलिए जानते हैं परंपरागत संयुक्त व्यंजन क्या है। ये वे संयुक्त व्यंजन हैं जिनके लिए संस्कृत में एक स्वतंत्र वर्ण बनाया गया था। हिंदी की वर्णमाला में इन्हें सभी व्यंजन वर्णों के बाद अक्ष, त्र तथा ज्ञ के रूप में दिखाई देता है। एक बार फिर से दोहराते हैं, परंपरागत संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ये वे संयुक्त व्यंजन हैं जिनके लिए संस्कृत में एक स्वतंत्र वर्ण बनाया गया था। हिंदी की वर्णमाला में इन्हें सभी संयुक्त वर्णों के बाद अक्ष, त्र तथा ज्ञ के रूप में दिखाई देता है। चलिए देखिए इनकी रचना, तो चलिए इनकी रचना करते हैं। जैसे कि श्र, आधा क जमा में आधा श जमा में अ, जैसे कि रक्षा, कक्षा, भिक्षा, दाक्ष आदि। त्र, आधा त जमा में आधा र जमा में अ मिलकर बना मित्र, पुत्र, पात्र, रात्रि आदि। अगला शब्द है ज्ञ, आधा ज जमा में आधा ञ जमा में अ मिलकर बना ज्ञ, जैसे कि यज्ञ, विज्ञान, आज्ञा, प्रज्ञा आदि। एक बार फिर से दोहराते हैं। श, आधा क जमा में आधा श जमा में अ मिलकर बना श, जैसे रक्षा, कक्षा, भिक्षा, दाक्ष आदि। त्र, आधा त जमा में आधा र जमा में अ मिलकर बना त्र, जैसे मित्र, पुत्र, पात्र, रात्रि आदि। ज्ञ, आधा ज जमा में आधा ञ जमा में अ मिलकर बना ज्ञ, जैसे यज्ञ, विज्ञान, आज्ञा, प्रज्ञा आदि। र व्यंजन के संयुक्त रूप, जैसे र व्यंजन का उच्चारण 3 तरह से किया जाता है। कौन कौन से हैं वे 3? नंबर 1, आधा र जमा स्वर, आधा र जमा व्यंजन तथा व्यंजन जमा र। इन 3 तरह के उच्चारणों के लिए हमारी वर्णमाला में 3 चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे र, रेफ तथा पदेन। एक बार फिर से जानते हैं र व्यंजन के संयुक्त रूप। र व्यंजन का उच्चारण 3 तरह से किया जाता है, आधा र जमा में स्वर, आधा र जमा में व्यंजन तथा व्यंजन जमा में र। इन 3 तरह के उच्चारणों के लिए हमारी वर्णमाला में 3 चिन्ह बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं 3 चिन्ह? र, रेफ तथा पदेन। आइए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, आधा र जमा स्वर। जब आधा र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है, तब उसे हमेशा पहले
वर्ण अर्थात बोला जाता है, तब उसे हमेशा पहले वर्ण अर्थात आधा र से ही लिखा जाता है। एक बार फिर से इनके विस्तार के बारे में जानते हैं। जैसे आधा र जमा में स्वर, जब आधा र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है, तब उसे हमेशा पहले वर्ण अर्थात बोला जाता है, तब उसे हमेशा पहले वर्ण अर्थात आधा र के साथ ही लिखा जाता है। नंबर 2, आधा र जमा व्यंजन। जब आधा र किसी अन्य व्यंजन या आधा र के साथ मिलाकर बोला जाता है, तब उसे हमेशा दूसरे वर्ण रेफ से लिखा जाता है। रेफ को हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है जिसके साथ आधा र मिलाकर बोला जा रहा है। एक बार फिर से दोहराते हैं। आधा र जमा में व्यंजन। जब आधा र किसी अन्य व्यंजन या आधा र के साथ मिलाकर बोला जाता है, तब उसे हमेशा दूसरे वर्ण रेफ से लिखा जाता है। रेफ को हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है जिसके साथ आधा र मिलाकर बोला जाता है। नंबर 3, व्यंजन जमा र। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यदि कोई अन्य व्यंजन आधा र से मिल रहा है, तो उसे तीसरे वर्ण पदेन से लिखा जाता है। इसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई के पैरों में हुक वाले, जैसे हुक की आवाज होती है, हुक की तरह से लगाया जाता है, तथा गोलाकार व्यंजनों में हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। एक बार फिर से दोहराते हैं। यदि कोई अन्य व्यंजन र से मिल रहा है, तो उसे तीसरे वर्ण पदेन से लिखा जाता है। इसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई के पैरों में हुक की तरह से लगाया जाता है तथा गोलाकार व्यंजनों में हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। तो चलिए इनके उदाहरण जानते हैं। जैसे आधा र जमा ओ, आधा श जमा अ, आधा न जमा में बड़ी ई मिलकर बना रोशनी। तो यह आधा र जमा में स्वर का उदाहरण है। आधा र जमा में ओ, आधा श जमा में अ, आधा न जमा में ई मिलकर बना रोशनी। अब हम आधा र जमा व्यंजन के उदाहरण को जानेंगे। देखिए, आधा द जमा अ, आधा र जमा आधा द जमा आधा अ मिलकर बना दर्द। आधा द जमा में अ, आधा र जमा आधा द जमा में अ मिलकर बना दर्द। अब हम व्यंजन जमा में र से संबंधित उदाहरण को जानेंगे। जैसे क, खड़ी पाई वाले व्यंजन, वर्ण जमा में र। आधा क जमा में र मिलकर बना क्र, इससे एक शब्द बनाया क्रम। आधा प जमा में र मिलकर बना प्र, तो इससे एक शब्द बना
प्रेम। खड़ी पाई वाले शब्द वर्ण जमा में र। तो सबसे पहले आपको इसमें वर्ण के साथ साथ र व्यंजन को भी जोड़ना है। आधा क जमा में र मिलकर बना क्र, तो इससे आपने शब्द बनाया क्रम। आप और भी शब्द बना सकते हो जैसे कि विक्रम। आधा प जमा में र मिलकर बना प्र, इससे मैंने शब्द बनाया प्रेम। तो आप कोई दूसरा शब्द भी बना सकते हो जैसे कि प्रश्न। ख गोलाकार व्यंजन आधा ट और आधा ड के नीचे लगे हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे ट तथा ड। देखिए उदाहरण, ये आपके हल चिन्ह हैं जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रेस आदि। एक बार फिर से दोहराते हैं। गोलाकार व्यंजन होते हैं आधा ट और आधा ड, इनके नीचे हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ये आपको बना के दे रखा है ट्र, जैसे कि आपने शब्द बनाया ट्रक, ट्रैक्टर, और ड के नीचे भी आपको ये चिन्ह दे रखे हैं जैसे आपने बनाया ड्रम, ड्रेस आदि। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण भी दे रखे हैं ट्रक, राष्ट्र। आप राष्ट्रीय भी बना सकते हो और ट्रैक्टर भी बना सकते हो जैसे कि ड्रम, ड्रेस आदि। हमने सीखा, तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा जब भी किसी शब्द में दो व्यंजनों को एक साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर या संयुक्त रूप में बोला जाता है तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। इस पाठ से हमने सबसे पहले संयुक्त व्यंजन की परिभाषा सीखी। जब भी किसी व्यंजन में दो व्यंजनों को एक साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर या संयुक्त रूप में बोले जाते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों का पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। हिंदी में आधा र व्यंजन के उच्चारण की 3 स्थितियां हैं। कौन कौन सी है? आधा र जमा स्वर, आधा र जमा व्यंजन और व्यंजन जमा में र। एक बार फिर से जानते हैं कि संयुक्त व्यंजनों का पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और हिंदी में आधा र व्यंजन के उच्चारण की 3 स्थितियां होती है। आधा र जमा स्वर, आधा र जमा व्यंजन और व्यंजन जमा में र। इनके लिए क्रमशः 3 अलग अलग वर्ण जैसे कि र, रेफ तथा पदेन बनाए गए हैं। गोलाकार व्यंजनों में आधा र व्यंजन का पदेन चिन्ह हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। एक बार फिर से दोहराते हैं। इनके लिए 3 अलग अलग वर्ण बनाए गए हैं। कौन कौन से? र, रेफ तथा पदेन। और गोलाकार व्यंजनों में आधा र व्यंजन का पदेन चिन्ह हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। गृही कार्य। अब मैं आपको गृही कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। कक्षा 3 विषय हिंदी, उप विषय पाठ 13 मुहावरे, पाठ 3 संयुक्त व्यंजन।
पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1 दोहराई। प्रदत्त कार्य नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, आपको इसका उत्तर याद करके लिखना है। प्रश्न नंबर 2, र व्यंजन के उच्चारण की 3 स्थितियां बताइए। मैंने आपको अभी भी बताया इसकी 3 स्थितियां कौन सी होती है, तो आपको इसकी तीनों स्थितियां सोच समझकर लिखनी है। प्रश्न नंबर 3, मुहावरा किसे कहते हैं? उत्तर, प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। जैसे नंबर 1, 9 2 11 होना। नंबर 2, हाथ मलना। नंबर 3, कान भरना। नंबर 4, टांग अड़ाना। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।